संभल एक ऐसा शहर जो कभी दंगों और सांप्रदायिक तनाव के लिए जाना जाता था, हिंसा के लिए जाना जाता था, वो आज माफियाओं, दंगाइयों और अपराधियों पर तगड़े एक्शन के लिए जाना जा रहा है। संभल हिंसा मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां, दंगाई की भयंकर कुटाई और अब मुख्य आरोपी पर एनएसए की खबर ने योगी राज का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया है। संभल हिंसा की रिपोर्ट पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पेश होने जा रही है और यही है बदलता उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रमाण। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को बड़ा तोहफा दिया है और चुनाव से पहले संभल का माहौल भी शानदार नजर आ रहा है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे योगी राज में संभल में माफियाओं, अपराधियों और दंगाइयों की जबरदस्त कुटाई हो रही है। संभल के दंगाइयों पर ताबड़तोड़ एक्शन, योगी ने निकाली मास्टरमाइंड की हेकड़ी, एनएसए एक्शन से हड़कंप, अब बर्क की बारी, योगी राज में पलट गई संभल की कहानी। उत्तर प्रदेश का संभल एक बार फिर सुर्खियों में है। करीब 2 साल पहले 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी उसने पूरे देश को हिला दिया था। उस दिन पथराव, आगजनी और फायरिंग की घटनाओं में कई लोगों की जान गई थी, जबकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अधिकारी भी घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने दर्जनों नामजद आरोपियों के साथ हजारों अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। तगड़ी कार्रवाई भी हुई थी और बड़े बड़े लोगों के होश उड़ा दिए गए। अब जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और संभल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट सदन में पेश होने वाली है, उससे पहले योगी सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है, तगड़ा फैसला लिया है। अखिलेश यादव के होश उड़ गए हैं। योगी सरकार ने संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के तीसरे करीबी सहयोगी मोहम्मद वारिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई का फैसला लिया है। इससे पहले उसके 2 दूसरे साथियों मुल्ला अफरोज और गुलाम पर भी यही कार्रवाई हुई है। पुलिस का आरोप है कि इन तीनों ने शारिक साठा के इशारे पर हिंसा की साजिश रची, हथियारों की व्यवस्थाएं की और भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया। पुलिस के मुताबिक वारिस पर 2 लोगों की हत्या में शामिल होने और हथियार उपलब्ध कराने के आरोप भी हैं। सरकार का संदेश साफ माना जा रहा है कि जिन लोगों पर हिंसा फैलाने का आरोप है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। इसी बीच विधानसभा में पेश होने वाली रिपोर्ट को लेकर भी राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है योगी आदित्यनाथ की कि उनके राज में कैसे दनादन एक्शन देखने को मिल रहा है। विधानसभा में पेश होगी संभल दंगों की पूरी कहानी। संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसे विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। खास बात है कि यह रिपोर्ट केवल 2024 में जो हिंसा हुई थी नवंबर वाली, वहां तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संभल के पिछले लगभग 9 दशकों के सांप्रदायिक तनाव और दंगों का डिटेल भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में 1936, 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 90, 92, 95, 2001, 2019 और 2024 की घटनाओं का पूरा जिक्र किया गया है। आयोग ने इन घटनाओं के चलते उनके सामाजिक प्रभाव और प्रशासनिक चुनौतियों का भी जिक्र किया है। विशेष रूप से 1978 के दंगों का जिक्र प्रमुखता से किया गया है, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और लंबे समय तक तनाव बना रहा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि किन परिस्थितियों में बार बार सांप्रदायिक टकराव हुए और प्रशासन को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने धार्मिक आधार पर आबादी के बंटवारे से जुड़ी कथित साजिशों और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे पहलुओं का भी जिक्र किया है। हालांकि इन निष्कर्षों पर अलग अलग राजनीतिक दलों और पक्षों की अपनी अपनी राय हो सकती है। विधानसभा में रिपोर्ट पेश होने के बाद इस पर व्यापक बहस होने की संभावना है और यह मामला एक बार फिर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। 24 नवंबर 2024 की खतरनाक साजिश एक्सपोज। संभल हिंसा की शुरुआत उस विवाद से जुड़ी थी जिसमें हिंदू पक्ष ने चंदौसी की सिविल कोर्ट में दावा किया था कि शाही जामा मस्जिद का स्थल पहले श्री हरिहर मंदिर था। कोर्ट ने इस मामले में सर्वे कराने का ऑर्डर दिया। पहला सर्वे 19 नवंबर 2024 को हुआ
और दूसरा 24 नवंबर 2024 को कराया गया। दूसरे सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़े और देखते ही देखते पथराव, आगजनी और फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस के अनुसार इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि एसपी, एसएसपी, डिप्टी कलेक्टर समेत 29 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हुए। इसके बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और कई दिनों तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। पुलिस ने इस मामले में संभल, कोतवाली और नखासा थाने में कुल 12 एफआईआर दर्ज की। शुरुआती जांच में हजारों लोगों को आरोपी बनाया गया। बाद में जांच के दौरान वीडियो फुटेज, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी और दूसरे सबूतों के आधार पर कई नामों को चार्जशीट से हटाया भी गया। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी तरह साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ाई गई। दूसरी ओर कई आरोपियों और उनके परिजनों ने जांच पर सवाल भी उठाए। यही वजह है कि यह मामला केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय भी बन गया। अब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट से कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद की जा रही है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एनएसए। अब तक जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट समेत 158 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। इनमें से कई आरोपियों को बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी मिली। जफर अली लगभग 131 दिन जेल में रहने के बाद 1 अगस्त 2025 को रिहा हुए थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस लगातार यह दावा करती रही है कि हिंसा सुनियोजित थी और इसमें कुछ लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। इसी क्रम में शारिक साठा के कथित नेटवर्क पर कार्रवाई की गई और उसके करीब 3 सहयोगियों पर एनएसए लगाया गया। वहीं संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस जांच में उनका नाम सामने आने के बाद उनसे कई दौर की पूछताछ भी की जा चुकी है और उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसियां उपलब्ध सबूतों, कॉल डिटेल, डिजिटल रिकॉर्ड और दूसरे तथ्यों का परीक्षण भी कर रही है। इसी बीच यह चर्चा भी तेज है कि यदि जांच में ऐसे पर्याप्त आधार मिलते हैं जिनसे यह साबित हो कि उनकी गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा थी, तो उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई पर भी विचार किया जा सकता है। यानी आने वाले समय में संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी एनएसए लग सकता है और इस पूरे मामले में वो भी बड़े आरोपी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज सबके सामने है और इसमें कहा जा रहा है कि जियाउर रहमान बर्क की एक बड़ी भूमिका थी लोगों को भड़काने में, मैसेज सर्कुलेट कराने में, और इस कारण संभल सुलग गया। योगी राज में चमक रही कल की नगरी संभल। योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में संभल की तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं। जहां पहले यह इलाका केवल हिंसा, सांप्रदायिक तनाव, दंगे और कानून व्यवस्था की चुनौतियों के लिए चर्चा में रहता था, वहीं अब अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अवैध कब्जों पर एक्शन और प्रशासन की एक्टिविटी से हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। काफी जमीनी स्थिति में सुधार भी देखने को मिली है। सालों से लंबित धार्मिक और कानूनी विवादों पर भी न्यायिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी है, जिससे हिंदू समाज गदगद नजर आ रहा है और योगी आदित्यनाथ को लेकर भी उनका भरोसा काफी मजबूत हुआ है। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते अपराधियों में कानून का डर बड़े पैमाने पर बढ़ा है और संभल विकास और बेहतर कानून व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही हिंदुओं के पर्व त्योहारों की रौनक भी बढ़ी है। पहली बार रामनवमी की शोभा यात्रा भी योगी राज में ही निकली। आजादी के बाद हर पर्व त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। संभल में पिछले साल जहां हिंसा हुई थी, वहां आज पुलिस चौकी बना दी गई है। तस्वीरें देखिए, सबसे ज्यादा उपद्रवी इसी इलाके से जेल गए थे। इसी इलाके में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर भी है। आज डीएमएसपी ने हवन पूजन करके पुलिस चौकी का उद्घाटन किया है संभल में। तो आप समझिए कि संभल की पूरी कहानी बदल दी गई और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, योगी आदित्यनाथ के शासन में आज संभल चमक रहा है, जगमगा रहा है। भगवान कल्की का धाम एक बार फिर से पूरी दुनिया में बेहतरीन चमक रहा है। बहुत ही अपने कार्यों के लिए जाना जा रहा है और हर तरफ संभल में विकास की चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है और लोग कह रहे हैं योगी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। अब आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? संभल में जो योगी आदित्यनाथ ने बदलाव किया है, जो डेमोग्राफी बदली, उसके बाद आज जो इतनी चुनौतियां हैं, उनके बीच जो योगी आदित्यनाथ ने बड़े एक्शन लिए हैं, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है?
कि अखिलेश यादव इन चीजों को वाकई में नहीं कर पाते? तो कमेंट में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।